हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप सब। और मतलब मैंने ये सोचा है कि एक नई सीरीज अब स्टार्ट की जाए, है ना। ओले बोर्ड के जो टॉप के 10 क्वेश्चंस होते हैं ना, ओले बोर्ड के लाइव मॉक के, उनका मैं ट्राई करूंगा और आपके सामने सॉल्यूशन पेश करने का, है ना। तो एक नया ट्राई होगा, लेट्स सी कि कैसा होता है। ठीक है। तो पहली बार ही आज कर रहा हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगे कि एक बार करवाने चाहिए। ठीक है। मतलब एक बार क्या बता दूं कि कैसे कैसे मैं करता हूँ, कैसे सोचने का तरीका होता है, वो सब चीजें थोड़ी सी क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है। अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 4 था, ओले बोर्ड का रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है। मतलब जो भी कहते हैं उसको, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो भी है। ठीक है। उसका क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मैं कैसे करता हूँ। तो शुरुआत करेंगे सीधा। 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन बुक 3 एंड। अब देखो, मैंने देखा कि पहले है ना 6 बुक्स है। 6 बुक्स है, मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पहले ही 6 ये बना दूंगा। ठीक है। 6 ऐसे बना देता हूं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं आगे। 6 बुक देखी, तुरंत पेन चलना चालू, 6 ये बना दी। ठीक है। 3 बुक्स आर प्लेस बिटवीन बुक 3 एंड बुक 2। बुक 5 इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बुक 3। मैं कहा कि चलो यार, 3 बुक्स है यानी कि बुक 3 और बुक 2 ऐसे होगा। मैंने एक रैंडम कॉम्बिनेशन मान लिया, हो सकता है बुक 3 और ऊपर हो, बुक 2 नीचे हो। मैं पर इतना नहीं सोचना होता है ना शुरुआत में, एकदम रैंडम कुछ भी जो पहले दिमाग में है ना, वो सोच लो कि बुक 3 ऊपर होगा, बुक 3 मैंने सेकंड प्लेस पे रखा, एकदम ऐसे ही रैंडमली रखा है। ठीक है। कुछ नहीं सोचा मैंने, बस रख दिया। आपको भी जब आप करते हो क्वेश्चन को, जब आपको कुछ कॉमन ना दिखे, कॉमन मतलब कि बुक 3 बुक 2 के बारे में कोई बात बार बार हो रही है, या ऐसे नहीं कि पूरा पढ़ना है ना, वो एकदम से 3 2 5 ऐसे नंबर्स दिख जाते हैं। यार यहाँ पे जैसे बुक, ये यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है। ये यहाँ पे पर 6 आ गया, यहाँ पे 3, मतलब ये अपने आप है ना दिख जाता है कि अगर यहाँ पे 3 होता है ना, एकदम से मेरे को दिख जाता है कि 3 है। तो मैं क्या वो वाली पहले वाली लाइन पढ़ता, ये वाली पढ़ता। ठीक है। और फिर सीधा ये वाली पढ़ता, क्योंकि मुझे पता चल गया कि दो चीजें कॉमन आ रही, मतलब बुक 3 के बारे में 2 बार बात हुई है, तो उससे मुझे हिंट ज्यादा अच्छी मिल जाएगी क्वेश्चन को करने की। लेकिन अब मुझे है ना, मैंने देखते ही देख लिया कि बुक 3 यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने ऐसे ही सबसे पहले बुक 3 को ही कहीं मान लिया। ठीक है। बुक 3 को ऐसे ही मान लिया। ये तुरंत देखना होता है आपको, ये मतलब प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आ जाता है यार। मतलब अपने आप है ना, आपको दिखने लग जाती है चीजें, विजुअलाइज हो जाती है कि अब बुक 3 कितनी बार आ रहा है। ऐसे नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 3 बुक्स आर प्लेस बिटवीन बुक 3 एंड बुक 2 बुक 5, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है ना, आपको समझ में आता है कि बस काम की चीज को पॉइंट करना है, बस बात खत्म। ठीक है। वो धीरे धीरे अपने आप होगा। ठीक है। इसको ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा। अब इसने बोला बुक 5 इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बुक 3, मैं तो बस जैसे जैसे बोल रहा है करते जाएंगे। बुक 1 इज प्लेस बिलो बुक 4 एंड इमीडिएटली अबव बुक 6। अल्ले, अब ये तो दिक्कत हो गई। इसने बोला कि बुक 1 इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बुक 4, बुक 4 के नीचे बुक 1 है और इमीडिएटली अबव बुक 6। यानी कि 4 1 और 6 ये तीनों एकदम साथ में होने चाहिए, तीनों एकदम साथ में होने चाहिए। यार इस कॉम्बिनेशन में तो तीनों साथ में बन ही नहीं रहे, तो क्या करें फिर। तो मतलब कि हमारा ये एजम्पशन गलत था। कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा नहीं कि डर के बैठ गए कि भाई अब तो गलत हो गया, आप दूसरे क्वेश्चन पे चले गए। ठीक है। ज्यादा टाइम लग गया तो दूसरे पे आ सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई टाइम नहीं लगा, वो तो मैंने आपको समझाने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा। ठीक है। तो मुझे अब से समझ में आया कि शायद बुक 3 के नीचे और बुक 5 में रखूं, तो कभी ये बुक 1 4 और 6 साथ हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि बुक 3 कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है। ठीक है। बुक 2 ऊपर की तरफ है, तो मैंने बुक 3 को ऐसे ही रैंडमली यहाँ रख दिया। ठीक है। और बुक 2 को यहाँ रख दिया, बुक 3 को मैंने यहाँ रखा, यहाँ नहीं रखा। उसका रीजन ये है कि मेरे को पता है कि बुक 5 जो है वो उसके नीचे है, बुक 3 के नीचे है, तो यहाँ रखूंगा तो बुक 5 के लिए जगह ही नहीं है। अब बुक 5 को मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है। अब मैंने देखा कि यार ये तो कॉम्बिनेशन फिट बैठ गया। अब आराम से 4 1 और 6 फिट बैठ रहे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि हाउ मेनी बुक्स आर प्लेस बिटवीन बुक 1 एंड बुक 5। तो आराम से इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। दो ही बुक है, 6 और 3। तो मैंने आपको पहले ये क्यों बताया कि इस तरीके से करना है, ये इस वजह से कि मैं भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट ही आंसर तक पहुंच गया कि भाई साहब बुक 3 यही होगा, बुक 5 यही होगा, डायरेक्ट ही मैंने कॉम्बिनेशन सोच लिया। ऐसे कोई हम कोई आइंस्टाइन तो पैदा हुए नहीं है। ठीक है।
तो हमें भी मतलब पहले गलत कॉम्बिनेशन से फिर सही पे जाना होता है। मुद्दा ये है कि आपको सोचना इतना नहीं है कि यार मैं गलत कॉम्बिनेशन आ गया, अब क्या करूं। मतलब आप डर जाओ, डर के बैठ जाओ और मतलब आपका दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दे। कई लोगों के साथ ये चीज होती है कि यार एक बार गलत कॉम्बिनेशन बैठ गया, फिर एकदम है ना दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि अब क्या करें यार। मतलब बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं वो लोग, की समझ ही नहीं आता कि भाई साहब क्या हो गया। तो वो नहीं करना है यार, हमें मतलब थोड़ा सोचना है चीजों को कि कैसे। मतलब वही चीज मैंने आपको बताई कि कैसे चीजें सोची जाती है। वो आपको पकड़ना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। कैसे चीजें कि बुक थ्री 2 बार आ रहा है तो मैं बुक थ्री को टारगेट करूं, ठीक है। बाकी सारी चीजें फिर बाद में देख लेंगे, बाकी सारी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएगी। कई लोग क्या करेंगे कि बुक 1, 4 और 6 को टारगेट करेंगे, पर उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि 1, 4 और 6 का और कोई कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसी चीज को टारगेट करना चाहिए जो एक से ज्यादा बार मेंशन्ड हो, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक फंडा है ये धीरे धीरे अपने आप आता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएगा, लेकिन बेसिक फंडा जो है वो ये है कि उस चीज को टारगेट करो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, ठीक है। ये एसएससी का एग्जाम है, कोई कैट या आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो इसमें चीजें आराम से वर्क करेंगी। अगर कैट या आरबीआई ग्रेड बी का होता है वहां अलग दिमाग लाना पड़ता है, वहां भी लग जाता है ना, वहां भी ऐसे ही करना होता है, लेकिन वहां वो थोड़ी चीज अलग है, ठीक है। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मतलब अप्रोच समझ में आई होगी, ठीक है। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10 खोलते हैं, इसको तो हम सेव नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये 10th वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज इसमें मेरे को आपको बतानी है। लोग क्या है अटक जाते हैं लोग। अब लोग क्या है पैटर्न कैसे सोचते हैं कि यार ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ जी है, यहाँ एच है। अब यहाँ लोग सोचेंगे यार बी डी सी ई आई जे सी ई, अब लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है ये। मतलब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग यहाँ पे इसको पिक करेंगे कि इक्वल टू है, ट्राइंगल है, ये है, अब इससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब करे तो करे क्या। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, लॉजिक ऐसे होते हैं कि इसको पकड़ो, ये ए है, सेकंड फिगर में ये बी है, थर्ड फिगर में सी है, नेक्स्ट फिगर में ये टॉप राइट कॉर्नर में डी होगा। डी 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 डी, सब में डी है। ओहो, कोई नहीं यार, दूसरा देख लेते हैं। ये ये सी है, ये डी है, ये ई है, यानी कि यहाँ एफ होगा। तो एफ एफ एफ, लेकिन हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों को कभी कभी ऑल्टरनेट भी होता है। मान लो कि कोई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सी, उसके बाद सेकंड वाले में कुछ ना हो, है ना, आपको थर्ड वाले फिगर से लॉजिक समझ में आए। ऑल्टरनेट भी हो सकता है, मतलब फर्स्ट और थर्ड का लॉजिक हो कुछ, सेकंड और फोर्थ का लॉजिक हो कुछ। हो सकता है कि सारे फिगर से कोई लॉजिक ना बने, ऑल्टरनेट में लॉजिक बने। तो यार ऐसी चीजें भी होती रहती है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अब ये देखो यहाँ पे भी देखो क्या बन रहा है। ई 5, एच का प्लेस वैल्यू 8, के का प्लेस वैल्यू 11। तो अब क्या होगा, एन होगा, एन होगा, एन होगा। दो ऑप्शन है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं, अब देख लो कि अब ये जो दो ऑप्शन बचे ना, इसमें देखो ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे करने लग गए एफ आई एल, अरे तो दोनों में ही ओ है, यहाँ भी ओ है और इस वाले ऑप्शन में भी ओ है, तो इससे तो फायदा नहीं हुआ ना। तो अब वो पकड़ो यार जहां पे वेरिएशन है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में वेरिएशन कहाँ है, यहाँ पे वेरिएशन है। बस तो इसको पकड़ लो, जी 7, 9, 11, 13, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में कई बार आप लोगों को टेलीग्राम पे बताता भी हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन से करो, पर लोगों को कभी कभी समझ नहीं आता। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ये होता है कि पहले एक ऑप्शन एलिमिनेट करो, फिर एक करो, फिर जो बाकी दो बचे ना उनमें जो भी अनकॉमन दिखे उसको करो, ठीक है। या फिर तीन ऑप्शन में अगर आप अनकॉमन चीज देख सकते हो तो उससे कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ज्यादा एक बेनिफिशियल है इसकी बजाय कि आप पूरा सॉल्व करो। इससे बढ़िया तो ऑप्शन तुरंत आपको देखने आने चाहिए। अब ये चीज भी है ना, प्रैक्टिस से आती है कि यार क्वेश्चन देखते ही मैं ऑप्शन देख लूं कि कौन से ऑप्शन में क्या है। ये सब चीजें है ना, ये अपने आप आती है, प्रैक्टिस से आती है। ये मैं आपको सिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीजें प्रैक्टिस से अपने आप आएगी, है ना। पर ये है कि मैंने आपको ये बताया कि मतलब ऑल्टरनेट फिगर लॉजिक भी हो सकता है। मतलब फिगर, अगले फिगर से अगले फिगर लॉजिक भी हो सकता है। सेम फिगर में ही कोई लॉजिक भी हो सकता है।
सबके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। बस इसमें इतना से बताना था मेरे को, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दम तो था नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इसमें कुछ लोग अटक जाते हैं, ठीक है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार है ना बता देता हूँ। पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन, ऐसे सोचो कि यार पाइप ए की लव स्टोरी, 4 लेटर लिखता है वो, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को। पाइप बी जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को 5 लेटर लिखता है ना। सी वाला थोड़ा, अरे एक मिनट भाई, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना। सी वाला जो है वो थोड़ा लफंगी टाइप है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को 8 लेटर लिखता है, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है कि तीनों मिलके कितने दिन में लिखेंगे। वो अगर निकालना होता तो वो वैसे कर लेते। अब इसमें हमें एफिशिएंसी निकालनी है कि किसकी क्या एफिशिएंसी है। तो इसका सिंपल सा मेथड होता है कि एलसीएम ले लो। एलसीएम आया 40, इसका होगा 10, इसका होगा 8, इसका होगा 5, ठीक है। अब सीधी सीधी सी बात है, पाइप इज ओपन फॉर 30 सेकेंड्स। हम डील कर रहे थे यहाँ पे मिनट्स में, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला है कि 30 सेकेंड्स के लिए ही ओपन हुई है। 30 सेकेंड्स का मतलब हुआ आधा मिनट। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? पाइप ए की एफिशिएंसी है 10। तो 10 इंटू आधा मिनट, आधा मिनट का क्या मतलब हुआ ये। हम हमेशा काम करते हैं टोटल वर्क पे, ठीक है। इसमें एक गोल्डन रूल है टाइम एंड वर्क का। टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ मिनट्स या आवर्स, जो भी हमें गिवन होता है, नंबर ऑफ मिनट्स स्लैश आवर्स, जो भी गिवन होता है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये गगन सर ने भी बताई थी और मैंने इसको गांठ बांध ली थी, ठीक है, इस चीज को। इस चीज से भाई दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर दिमाग में दिमाग लगाना आ जाए ना, इस चीज से कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का सॉल्व कर सकते हो आप। अभी वही बता रहा हूँ आपको, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ मिनट। जब हम एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम, तो ये एलसीएम हम इससे निकालते हैं कि हमारे सहूलियत के लिए निकालते हैं। ये हमारा टोटल वर्क कहलाता है, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क कहलाता है। हम जब भी एलसीएम निकालते हैं, जितने भी मिनट्स में कोई कर रहा होता है कोई भी काम, ठीक है, उसका एलसीएम निकालते हैं। इसको टोटल वर्क कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो इनके वैसे पता ही होगा, ठीक है। तो अब हम एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ मिनट्स को टोटल वर्क के इक्वल करेंगे। तो पाइप ए को इसने कितने टाइम तक ओपन किया? 30 सेकंड। तो 10 इंटू हाफ, यानी कि 5 वर्क कंप्लीट हो गया। पाइप ए ने 5 काम किया, ठीक है। ये पाइप ए ने काम किया। पाइप बी को, इसके बाद पाइप बी को ओपन किया। अब कई बार इसमें यार कंफ्यूजन हो जाती है कि पाइप ए के साथ ओपन किया, ए को भी ओपन रहने दिया और बी को ओपन कर दिया। तो जब भी ऐसा बोलेंगे ना कि ए भी ओपन ही है और फिर बी को ओपन किया, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ए और बी दोनों साथ में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे फिर बी को ओपन किया तो 8 इंटू 3, ठीक है। तो बी ने 24 काम कर दिया। बी ने 24 काम कर दिया, तो सी अलोन को कितना टाइम लगेगा? सी अलोन को कितना टाइम लगेगा? बचा कितना काम? 40 - 24 - 5, बचा हुआ काम कितना है? 11, ठीक है। तो 11 काम को करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा? तो हमें पता है कि भाई 11 काम टोटल है। एफिशिएंसी सी की हमें पता है 5 है, और हमें वो एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो एक्स क्या होगा? 11/5। 11/5 यानी कि ये 11/5 मिनट आया है। अब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो इंटू 60 करके, तो कितना हो जाएगा? 132 सेकंड। 132 सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट और 12 सेकंड। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि 132 सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, मतलब ऐसे सोच सोच के करना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इस मॉक में जो अच्छे क्वेश्चन थे बस वही ले रहा हूँ। अच्छे मतलब मॉक के लेवल के हिसाब से अच्छे, ठीक है। बाकी वैसे तो कोई खास क्वेश्चन नहीं थे, बस लेंदी था मॉक, और कुछ ऐसा था नहीं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर सोच के करें तो सोच के करें तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। वैसे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो। तो जैसे इसमें मिल्क गिवन है, ठीक है। मिल्क इंटू 1 - कितना लिक्विड हमें निकाला है? 40% का लिक्विड निकाला है हमने। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 - 2/5। और कितनी बार प्रोसेस हुआ है? तो एक बार पहले प्रोसेस हुआ है, उसके बाद 2 बार रिपीट किया है, तो टोटल 3 बार प्रोसेस हुआ है ये, ठीक है। इसको आप इसी मेथड से करो तो बेटर है। मैं वो वाला मेथड नहीं बताऊंगा, बेसिक वाला, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और वो हर किसी के बस की भी नहीं है वो करना, है ना। वो इतना लेंदी जाएगा कि लोग कर नहीं पाएंगे। मैं तो कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को।
तो अब इसमें कुछ नहीं यार, इसमें कैलकुलेशन ही करनी है। अब इसमें काटा पीटी कहीं पे हो सकती है तो कर लो। ठीक है, 113 क्या आएगा भाई, 136 आएगा क्या? ये 5 कट गया हमारा, और इसके बाद तो कुछ कट नहीं रहा। 136 इंटू 27। अब कई लोग क्या है, हाथ पैर फूल जाते हैं कई लोगों के, कई लोग है ना 136 इंटू 27 करने से पहले 6 बार माला जपेंगे, 102 बार। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, माला जपेंगे 102 बार, कि इसको करें या नहीं करें, है ना। बट अब मेरे जैसा कोई होगा ना, तो मैं तो सोचूंगा मैंने इसको करके नक्की करूंगा। ठीक है, अभी तो ये डिजिटाइजर पे कर रहा हूँ मैं, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, बाकी वैसे मैं बहुत तेज करता हूँ ये बेसिक से कैलकुलेशन। ठीक है, इसको बाय 25 करोगे, 25 एकम 117, 25 4 100, और 172 यानी 25 6, और उसके बाद बचेगा 220 यानी कि 25 8, 200, और फिर 20 146.88। तो इस तरीके से यार इस क्वेश्चन को बनाना है हमें। ये वाला आपको फॉर्मूला ये गगन सर ने बता रखा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर टीचर ने बता भी रखा होगा। इसका कंसेप्ट क्या है वो किसी को पढ़ना है तो पढ़ लेना, मतलब किसी भी टीचर से। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज कंफ्यूज होते हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें ध्यान भी रखनी होती है ना, कि ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क के लिए ही है। अब कहीं पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर भी पूछ सकता है। आप तो मिल्क वाले का फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, वाटर पूछे तो उसमें माइनस कर देना, मतलब जो भी, जैसे 680 में से माइनस कर देना। अगर कभी वाटर पूछे तो मिल्क निकालो आप, तो कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर माइनस कर देना इसको। ठीक है, वाटर आ जाएगा। तो बस वो ध्यान रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये मिल्क निकालने के लिए, अगर हमें मिल्क दे रखा है तो मिल्क निकालने के लिए, कुछ और दे रखा है तो कुछ और निकालने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए माइनस करना होता है। जो भी जिस भी चीज से रिप्लेस हुआ है उसके लिए माइनस करना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वाटर से ही रिप्लेस हो। फिर आप मेरे को बोलो कि यार वाटर रिप्लेसमेंट में तो आपने वाटर ही बताया था। अरे भाई, अल्कोहल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, दारूड़े बहुत बैठे हैं। खैर, छोड़ो। अबे कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, होप, आई होप दैट। क्वेश्चन नंबर 60 है ना, इसके देखो, एक तो होता है वही एलसीएम मेथड। ठीक है, अब इसमें लिखना कैसे होता है, a + b + c। ठीक है, a + b + c ऐसे लिखूंगा मैं, 24। ठीक है, बी अलोन कैन डू 96। 96 का एलसीएम ले लूंगा मैं, कुछ नहीं सोचूंगा, आगे देखूंगा भी नहीं क्वेश्चन क्या है, मैं बस एक बार ये निकाल लूंगा। बी की एफिशिएंसी हमारी 1 है। ठीक है, इससे मुझे ये पता चल गया कि बी की एफिशिएंसी 1 है। बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 180/100 ऑफ 1। हाँ, इसको क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको ये 9/2 हो जाएगा शायद, क्या बोल रहा हूँ मैं। अबे 9/5 होगा, 9/5 हो जाएगा। ठीक है, 9/5 हो गया। सी की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की क्या एफिशिएंसी आएगी भाई, बताओ। ए की एफिशिएंसी क्या आएगी, 4 में से, a + b + c की एफिशिएंसी क्या है, 4, तो 4 में से हमें बी की माइनस करनी है और सी की माइनस करनी है, तो कर देते हैं 3 - 9/5। कितनी आएगी ये, 15 - 9, 6/5। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, हमने क्या बोला था, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टोटल वर्क हमें गिवन है 96, एफिशिएंसी हमने निकाल ही ली 6/5, इंटू नंबर ऑफ डेज का हमें पता नहीं, 16 से अगर इसको करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 80। 16 × 5 कितना होता है, 80। तो इसका आंसर 80 आ जाएगा। अरे ये क्वेश्चन मैंने किसी और चीज को बताने के लिए दिया था। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है, इसको वापस से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है इस क्वेश्चन को करने का, वही टोटल वर्क सोचने का। अगर आपको वो एलसीएम वाले से नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पता है कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यही तो होता है, नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मिनट्स। तो टोटल वर्क की वैल्यू क्या होगी, एफिशिएंसी, ए बी और सी की एफिशिएंसी में ए बी सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों अगर साथ काम कर रहे हैं तो a + b + c इनकी एफिशिएंसी होगी इंटू 24। ये होगा टोटल वर्क। अब दूसरी वाली लाइन से टोटल वर्क क्या आ रहा है हमारे पास, 96 डेज में बी करता है, बी की एफिशिएंसी बी है तो 96 बी आ रहा है। तो कोई नहीं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 26 इंटू a + b + c इक्वल टू 96 बी। ठीक है, 24 से ये कटा, ये 4 हो गया। a + b + c की वैल्यू आई 4b, इंप्लाइज a + c की वैल्यू आई 3b।
ठीक है। अब हमें सी की एफिशिएंसी क्या गिवन है, डी का 80% ज्यादा, यानी कि 180/100 ऑफ बी, यानी कि वही आएगा 9/5 ऑफ बी। तो ए क्या होगा, 3b -9/5 ऑफ बी। सी को एलिमिनेट कर दिया मैंने, तो ए क्या आया, 6b/5। ठीक है, ए क्या आया, 6b/5 आया। अब यार हमें तो ए का टाइम टेकन निकालना है। ए का टाइम टेकन कैसे निकलेगा, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू टाइम टेकन बाय ए। भाई साहब टोटल वर्क कहाँ से आएगा, टोटल वर्क आएगा यार बी से आएगा। बी का टोटल वर्क तो यही था, बी 96 बी तो टोटल वर्क था। तो ए इंटू टाइम। अब बी, अब हमें तो ए को काटना है, तो यानी कि बी को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो बी को कहाँ से एलिमिनेट करेंगे सर, यहाँ से, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे बी को। ए इक्वल टू 6b/5 से इक्वल टू ए इंटू टाइम। ए से ए कटा, टाइम क्या है हमारे पास, 16 × 5 80। तो अगर किसी को एलसीएम मेथड नहीं भी समझ में आता इन केस, तो इस मेथड से जा सकता है कि अब बस एक ही चीज याद रखनी है इसमें, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। बस इक्वेशन बनाते जाओ, खेल होता जाएगा। ठीक है, तो बस सी समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस मॉक में ज्यादा कोई अच्छे क्वेश्चन थे भी नहीं। ठीक है, बस ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मेरे को बताना है। और ये इसलिए भी बताना है क्योंकि ये लोग रटते हैं, तो इसका ओरिजिनल मेथड कई लोगों को पता ही नहीं है, रटा हुआ है। ठीक है, लोगों ने बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एम एन एक डायमीटर है, अरे इसको है ना डायमीटर मान लेना। ठीक है, ये हालांकि बीच से जा नहीं रहा है, पर मान लो है ना थोड़ा, सर्कल को ऐसे, अरे ठीक है थोड़ा मान लो यार, है ना? ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी है। पी क्यू एक कॉर्ड है ना, पी क्यू एक कॉर्ड है। अब हमें बोला यार एम ओ पी 48 डिग्री बोल रखा है। ठीक है, और एन ओ क्यू में यार एक तो फिगर की ऐसी तैसी होगी, 32 डिग्री बोल रखा है। ठीक है, अब हमें बोला है कि एम क्यू और पी एन कर देते हैं सर, इंटरसेक्ट कर देते हैं। हाँ, मजे में आ रहे हैं तो। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, इंटरसेक्शन चल रहा है। एम क्यू और पी एन जो है वो आर पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एन आर क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब कई लोगों ने रट रखा है इसको, 48 + 32/2 इक्वल टू 40 डिग्री। अरे भाई आया कैसे, मान लो कभी क्वेश्चन उलझ गया है ना, कुछ और पूछ लिया, मतलब वैसे तो क्या ही पूछेगा, लेकिन मान लो आपको नहीं समझ में आया कि ये माइनस होता है, 48 -32/2 होता है। एक ऑप्शन में दे दूं, अभी 8 डिग्री भी दे देता हूँ, इसमें एक ऑप्शन 8 डिग्री दे देता हूँ, आधे लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। आधे लोगों को उस समय कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार ये फॉर्मूला माइनस था प्लस था, वहीं खत्म। तो थोड़ा सा है ना, कंसेप्ट अगर पकड़ोगे तो अच्छा रहेगा। अब आप ये ध्यान से देखो है ना, ये वाली आर्क, इस आर्क को देखो आप, एमपी वाली आर्क को देखो, ये सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, 48। तो ये ये जो मैं बता रहा हूँ, ये क्यू वाले पे क्या एंगल बनाएगी, 24। सरकमफ्रेंस पे आधा ही तो होता है, तो 24 डिग्री बनाएगी। ठीक है, सिमिलरली एनक्यू वाली आर्क को ध्यान से देखो, एनक्यू वाली आर्क सेंटर पे क्या बना रही है, 32 डिग्री। तो फिर ये पी वाले पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है। ठीक है, पी वाले पॉइंट पे क्या बनाएगी, 16 डिग्री बनाएगी। तो अब आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, पी आर क्यू, इस वाले ट्राइंगल को देखो, तो एंगल पी आर क्यू कितना होगा। सर बहुत सिंपल सी बात है, 180 - 40 होगा, यानी कि 140 डिग्री होगा। 140 डिग्री अगर ये वाला एंगल हमारे पास आ गया, तो एन आर क्यू नहीं आ जाएगा। भैया पी एन एक स्ट्रेट लाइन है, पी एन स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एन जो होगा वो 180 डिग्री नहीं होगा। तो यही तो पूछा है हमसे, एंगल एन आर क्यू कितना होगा, एंगल एन आर क्यू या क्यू आर एन एक ही चीज है। ठीक है, तो 180 माइनस 140 डिग्री, तो 40 डिग्री। ये मैंने इसलिए बताया कि कल को आप ये भूल जाओ कि ये ऐड/2 होता था या सब्ट्रैक्ट/2 होता था, दोनों के ऑप्शन दे रखे हैं। कल को आप ये भूल ही जाओ कि /2 होता था, /3 होता था, /4 होता था, फिर क्या करोगे।
तो उसमें चिंता की बात नहीं है, बस उसमें ये देखना होता है यार कि ये यहाँ का बीच का है, ये यहाँ सरकमफ्रेंस का है, और ऐसे ऐसे हम इस क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है। ज्यादा हमें मतलब दिमाग पे लोड नहीं डालना कि हम इतनी चीजें याद करके जाएं, यार एग्जाम में नहीं होती यार, चीजें भूल जाता है आदमी, प्रेशर में भूल जाता है। इस वजह से मैं बताता हूँ कि बेसिक, इसी वजह से मैं बताता हूँ कि बेसिक में भूलने लायक कुछ नहीं होता, बेसिक में आप है ना इंस्टेंट सोच के कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक चीजें तो आपको याद रहेगी कि यहाँ पे सेंटर पे अगर 48 बनाता है तो कॉर मतलब सर्कमफ्रेंस पे आधा बनाएगा, ये आपको याद रहेगा। या आप वैसे विजुअलाइज भी कर सकते हो, मान लो नहीं भी याद रहे ना, तो आप ऐसे देखोगे कि आप ऐसे बना के ऐसे देख लोगे, यूं करके देख लेना, कभी ये याद नहीं भी रहे ना कि हाँ यार इस सेंटर पे एंगल तो काफी बड़ा सा लग रहा है, और ये सरकमफ्रेंस पे एंगल थोड़ा छोटा छोटा सा लग रहा है ना, ये विजुअलाइजेशन से ही समझ में आ जाए कि हाँ यार सेंटर पे तो डबल ही होगा इसका, क्योंकि ये छोटा छोटा लग रहा है, ये बड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप भूल नहीं पाओगे थोड़ा, मतलब कभी अगर दिमाग में ऐसा भी हो भी ना कि यार सेंटर पे डबल बनाता है या सरकमफ्रेंस पे डबल बनाता है क्या, मतलब तो कुछ नहीं, बना के देख लो यार कौन सा एंगल बड़ा बड़ा सा लग रहा है, अबे इतना तो देख ही लोगे हैं कि ये एंगल बड़ा लग रहा है, ये एंगल छोटा लग रहा है, अबे इतना तो देख ही लोगे यार, या नहीं देख पाओगे? अरे यार देख लोगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में है ना लोग ज्यादातर सोचेंगे कि कहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही हो, कहीं ए क्यूब बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही हो, और कुछ नहीं लग रहा होगा ना, बस खत्म, लोग इसे छोड़ देंगे, लेफ्ट, लेफ्ट द क्वेश्चन। या फिर एकदम मतलब कैलकुलेशन करने जाएंगे कि 2.3 को 4.4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कर दें वो कर दें, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आखिरी के बहुत टाइम हो तो। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2.3 और 2.3 ये दोनों कॉमन है, तो एक काम करते हैं ना 2.3 को कॉमन ले लेते हैं यार, 4.4 प्लस 3.6। अब यहाँ देखो 1.7 भी कॉमन आ रहा है, तो जबरदस्ती क्यों फॉर्मूले फॉर्मूले बनाने पे जाएं, एक बार कॉमन लेके देखें तो सही क्या होता है। अब ये देखो कि 4.4 प्लस 3.6 ये भी कॉमन है, एक्चुअली में ये क्या बना, 4.4 प्लस 3.6, इसको ऐड ही कर लेते हैं, 8 इंटू 2.3 प्लस 1.7 कितना हुआ, 4। अब सर नीचे तो कुछ नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो गया, नीचे मल्टीप्लाई करने में ऐसा क्या है, 34 इंटू 3 102 होता है, 68 होता है, 2 8 7 7.82, 7.82 प्लस 2.89 प्लस 5.29। देखो मैं तो एकदम लिख लिख के करता हूँ, है ना, एग्जाम में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, कोई मेंटल कैलकुलेशन वैल्कुलेशन मेरे बस की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये 16 आ जाएगा, तो ये हो गया 16, 8 का 2, ये 2, आंसर हो गया 2, ठीक है। तो बस कभी कभी क्या है, हमेशा कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, कभी कभी फॉर्मूले नहीं भी बनते, तो आप कोई नहीं, फिर आप ये देखो कि कहीं कॉमन वॉमन तो नहीं आ रहा। हाँ सर कॉमन तो दिख गया, 1.7 भी कॉमन है, हाय 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 हाय, बस अब मौज हो गई, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही लिया था मैंने, ज्यादा कोई खास नहीं था, बस ये बताने के लिए कि ये क्वेश्चन भी कोई खास नहीं है ना, जिनको आता है वो तो कर ही लेंगे। बस इसमें भी एक ही चीज बतानी है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए वो बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, पहले तो हम बना देंगे हमारा प्यारा सा ट्राइंगल, एंगल डी हमारे को गिवन है एक पॉइंट, एंगल ए डी सी यानी कि ये थीटा और ये थीटा हमें गिवन है, सी ए की वैल्यू 15 है, सी डी की वैल्यू 9 है। ये क्वेश्चन ये बताने के लिए फोन मैंने बताया है कि हमें सिर्फ दो साइड गिवन है, ठीक है, दो साइड भी पूरी गिवन नहीं है, ठीक है। तो आदमी एकदम भाई क्या करे इसमें, ना तो पाइथागोरस लग रही है, ना कोई मीडियन वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब करे तो क्या करे आदमी। तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करो कि एंगल सेम गिवन होता है, ठीक है, एंगल सेम गिवन होते ही तुरंत ये स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई साहब कहीं सिमिलैरिटी तो नहीं लग रही, और बस तुरंत सिमिलैरिटी लगा दो। सिमिलैरिटी कैसे लगानी है, कौन कौन से एंगल इक्वल है वो देखो, बी वाला एंगल इक्वल है, डी वाला ए के इक्वल है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे लगेगी सिमिलैरिटी की ए बी सी सिमिलर टू ए बी सी, ऐसे लगेगी क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी वाला एंगल ए के इक्वल है, तो कुछ ऐसे लगेगी बी ए सी सिमिलर टू ए डी सी, सी सी तो कॉमन है, तो सी सी साथ में आएंगे, अब बी के साथ ए आ जाएगा, हमें नहीं पता कैसे लग रही है सिमिलरिटी, हमने तो ये देख लिया ए और डी सेम है, सी और सी सेम है, बी के साथ ए आ गया होगा, उसकी मर्जी।
तो अब बी ए अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन डी सी। अच्छा ये तो पता है ना कि पहले दो का पेयर बी ए अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन डी सी बराबर बी सी अपॉन ए सी। ये तो पता है ना कैसे देखना होता है, ठीक है। पता ही होगा या नहीं पता, पता नहीं। ये ऐसे ही देखना होता है, ठीक है, सहूलियत के लिए। तो ए सी अपॉन हमें निकालना क्या है, डी सी हमें गिवन है, डी सी 9 गिवन है, बी सी हमें निकालना है और ए सी हमें पता ही है। अब तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। 225/9 कितना होता है? शायद 25 ही होता है। कर लेना यार इसको, ठीक है, जो भी होता है। मेरा तो बताने का मकसद ये था कि जहां भी एंगल सेम दिखे तुरंत सोचो कि भाई कहीं सिमिलैरिटी तो नहीं लग रही, और सर लग रही है तो फिर लगा दो। अब देखो यही वाला क्वेश्चन भी मैं ना आपको दोनों तरीके से करा दूंगा, ठीक है। इसलिए बस इसलिए लिया है कि दोनों तरीके से करा सकूं। तो एक तो तरीका है कि वही एलसीएम वाला। ए प्लस बी कितना होगा, 10 25 54/5। अब इसमें लोग क्या एलसीएम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होता था, मैं तो सीधा इसमें क्या करता हूँ, 54 एलसीएम ले लिया, और ये 54/54/5 क्या हुआ, 15, ठीक है। सीधा 54 को एलसीएम ले लिया। इसमें वैसे होता है कि ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ लेना होता है, तो नीचे वाले का एचसीएफ 1 ही है, और ऊपर वाले का एलसीएम 54 है, ठीक है। तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई क्या आई, 3। बी की एफिशिएंसी क्या आई, 12। तो 54/12। हाय 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 हाय। ई के हुए हो भाया, ई के हो। अबे यार ये 15 कैसे कर दिया मैंने। 54/54/5 तो 5 होता है ना, अबे यार। बी की एफिशिएंसी आई 2, 54/2, ये क्या हुआ, 27 हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई एक बार वापस से बता देते हैं। फिर क्या हुआ, अटक गया क्या? अरे अटकूनाथ, चल गया चल गया। ठीक है, दूसरा तरीका वही है कि टोटल वर्क, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज या टाइम, मतलब इनटू टाइम। सीधी सीधी सी बात है, नंबर ऑफ आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, जो भी है। तो टोटल वर्क क्या होगा, पहले से हमें क्या दिख रहा है कि 18 दिन में ए एफिशिएंसी के साथ। तो ये टोटल वर्क हमारा हो गया, ठीक है। अब ए प्लस बी इंटू जैसा जैसा बोल रहा है बस वैसा वैसा करते जा रहे हैं, इंटू 54/5 इक्वल टू टोटल वर्क। यानी कि इसको 18 ए के हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो 54/5 बी की वैल्यू क्या होगी, 18a - 54a/5, यानी कि 36a/5 आएगा। और इससे क्या बनेगा हमारा, 3b बराबर 2a बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई। हमें बोला है कि टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट वर्क। बी अलोन के लिए हमारे पास टोटल वर्क वैसे क्या है, 18 इंटू ए है। तो 18, और ए को हम एलिमिनेट कर देंगे, 3b/2 अपॉन बी की एफिशिएंसी। इससे हमारे पास टाइम आ जाएगा 27 दिन, ठीक है। दोनों से सेम आ रहा है। तो बस इतना सा ही बताने के लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया था, ज्यादा कुछ इसमें भी था नहीं, सिंपल सा ही था। बस बताना ये है कि दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। एलसीएम वाले मेथड से भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल दिमाग दिमाग एलसीएम वाला समझ नहीं आता तो सिंपल सी बात है, ये कर लो। अब यार इस वाले क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है इंग्लिश का, ये थोड़ा अच्छा मतलब ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें जाना हमेशा है ना, शुरुआत से ऑप्शन देखो, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन से स्टार्ट हो सकता है, इट प्रमोट्स इट। इट आया है क्या, हमें पहले पता ही नहीं है, तो इसको एक बार के लिए एलिमिनेट कर दो, एक बार के लिए ना, बाद में हम देखेंगे कुछ और। सी 2 बार आ रहा है ना, तो मैं फिर सी वाले को ही वापस लूंगा, मैं इस वाले को एक बार लूंगा ही नहीं, ठीक है। इस वाले को अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, सी वाले को ही लूंगा। सी स्टार्ट हो रहा है, जेंडर इक्वलिटी इंश्योर्स इक्वल राइट्स। बिल्कुल इससे चालू हो सकता है, ठीक है, सी पहले आ सकता है, ठीक। अब मैं ए पे जाता हूँ, अचीविंग जेंडर इक्वलिटी फॉस्टर्स ए मोर इंक्लूसिव। ये भी ठीक ही लग रहा है, सी के बाद ए भी आ सकता है। बाय चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड एडवोकेटिंग फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है यार, एक बार ठीक है, बी भी आ सकता होगा। इट प्रमोट्स फेयरनेस। अब यार एक चीज सोचो इसमें, बाय चैलेंजिंग stereotypes and advocating for equal treatment we create a world where everyone can thrive. It promotes fairness in education, मतलब कुछ मजा सा नहीं आया यार। बी और डी वाले का पेयर में कुछ जमा नहीं। अगर जेंडर इक्वलिटी के बाद ही इट प्रमोट्स वाला कुछ आता
तो शायद मजा ज्यादा आता है ना। तो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सी डी ए बी वाला देख लेते हैं। जेंडर इक्वलिटी इंश्योर्स इक्वल राइट्स, ठीक है, सी से चालू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इट प्रमोट्स फेयरनेस, जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है कि वो प्रमोट करता है फेयरनेस, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद अचीविंग जेंडर इक्वलिटी फॉस्टर द मोर, एक नया टाइप का सेंटेंस चालू हो गया, ए बिल्कुल आ सकता है सीडी के बाद, एक नया सेंटेंस चालू हो गया कि अचीविंग जेंडर इक्वलिटी क्या करता है, इंक्लूसिव और सोसाइटी में मतलब क्या इम्पैक्ट डालता है। और उसके बाद बी आ सकता है, बाय चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स और इगोइंग, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना, सी डी ए भी एकदम एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, हो सकता है। लास्ट में बीसीईडी भी देख सकते हैं, लेकिन बीसीईडी अगर आप देखोगे तो एकदम जमेगा नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं जमेगा। क्योंकि पहले हमें पता तो होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, उसी के बाद तो हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन सी डी ए बी इसमें हो सकता है, ठीक है। बी सी ए डी हो भी सकता है ना, राइटर्स के लिखने का तरीका है, लेकिन हमें देखना होता है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबल में जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी हो, सबसे ज्यादा राइटर्स जिस तरीके से लिखे, वो ऑप्शन कौन सा होगा, सी डी ए बी। तो बस ये बताना था कि कभी कभी दो ऑप्शन भी सही होते हैं, ठीक है, पीसीईडी भी सही ऑप्शन है, ठीक है। मैं गलत, उतना गलत नहीं बोलूंगा, राइटर्स के अपने अपने लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। लेकिन मुद्दा है कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा अच्छी है, उस पर हमें देखना होता है, ठीक है। तो उसमें मैं कहूंगा कि सी डी ए बी स्टैंड बेटर देन बी सी ए डी, ठीक है, इट साउंड्स बेटर। तो बस ये 10 क्वेश्चन हमेशा, मतलब 10 क्वेश्चन थे इस बार। तो मैं हर बार यार कोशिश करूंगा कि ओले बोर्ड का लाइव मॉक जब भी दे तो कुछ अच्छे 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करूं, है ना, और उनके सॉल्यूशन आपको दूं। ये एक नया ट्राई है, आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलते हैं यार, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड।